नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। पौड़ी में स्थानीय इंटर कॉलेज का नया भवन तैयार होकर लोकार्पित किया गया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय इंटर कॉलेज का आपको बता दें लोकार्पित भी किया। इस अवसर पर शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षक और छात्र मौजूद रहे। नए भवन में आधुनिक कक्षाएं, प्रयोगशालाएं और अन्य सुविधाएं उपलब्ध है, जिससे छात्रों को बेहतर अध्ययन का अवसर मिलेगा। वहीं अधिकारियों ने कहा कि ये कदम क्षेत्र में शिक्षा को मजबूत बनाने और युवाओं को प्रेरित करने की दिशा में अहम है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी इस पहल की सराहना की। प्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उत्तराखंड शासन के लोकप्रिय शिक्षा और स्वास्थ्य के मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, लोकप्रिय विधायक श्रीमती रेणु बिष्ट जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री राजगौरव नोटियाल जी, आज के इस समारोह में विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री रोतेला जी, पूर्व विधायक श्रीमती विजया बड़थवाल जी, विद्यालय प्रबंध समिति के हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी शिक्षकगण, इस क्षेत्र के सभी अभिभावकगण, जनप्रतिनिधिगण और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले यमकेश्वर महादेव की इस पावन धरा को नमन करता हूं और आप सबको इंटरमीडिएट कॉलेज यमकेश्वर को इस नवनिर्मित भवन के लोकार्पण के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। एक भव्य भवन आज आप सबको यहां पर प्राप्त हुआ है और मैं मानता हूं कि अगले 1 महीने में आपको यहां पे अच्छे फर्नीचर भी इसमें मिल जाएंगे, जिससे अन्य जो भी यहां की आवश्यकताएं होंगी उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति भी यहां पर मिलकर के इस ग्रामीण देवभूमि पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त शिक्षा और स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो डबल इंजन की उत्तराखंड सरकार का ध्यान है, उसके अनुरूप सुविधाएं इस विद्यालय में प्राप्त हों, ये सभी आपको प्राप्त होंगी। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तराखंड अपनी स्थापना की रजत जयंती वर्ष को संपन्न करने के साथ ही अब विकास की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है और उन ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए महत्वपूर्ण विकास केवल एक तरफा नहीं है, अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखते हुए, अपने उच्च आध्यात्मिक मूल्यों और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण करते हुए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विकास के नित्य नए आयाम आज यहां पर स्थापित हो रहे हैं। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि भौतिक विकास ये जीवन का अंतिम
लक्ष्य नहीं होता है और उसका एक पक्ष है तात्कालिक आवश्यक। तो वहीं हरिद्वार में स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी की समाधि स्थल पर मूर्ति स्थापना समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उपस्थित रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अतिथियों का भव्य स्वागत किया। समारोह धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण में संपन्न हुआ। श्रद्धालुओं ने कार्यक्रम में भाग लिया और स्वामी जी की शिक्षाओं को याद किया। समाधि का आयोजन और साथ ही आपको बता दें, समाधि मंदिर का यह आयोजन समुदाय में श्रद्धा और आस्था को बढ़ावा देने वाला बताया गया। जब हम भारत की बात करते हैं, स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का निर्माण हमारे आज के आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने ही 2000 में किया था, जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उत्तराखंड ने तब से विकास की एक लंबी यात्रा तय की है। विकास की उस यात्रा में उत्तराखंड निरंतर आगे बढ़ा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं, जब विरासत को कोसा जाता था, अपमानित किया जाता था, लांछित किया जाता था, जब राम भक्तों पर गोलियां चलती थी, जब राम भक्त अपमानित होता था, तो अपमान राम भक्त का नहीं होता था, भारत की विरासत का होता था, भारत के आध्यात्मिक मूल्यों का होता था। परिणाम क्या था? उत्तर प्रदेश अराजकता का अड्डा बन गया था, लूट का अड्डा बन गया था, दंगों के आग में झुलसता था, गुंडागिर्दी चरम पर। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। विरासत का सम्मान हुआ, बेटी भी सुरक्षित हो गई, व्यापारी भी सुरक्षित हो गया। उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था के रूप में आज धमाके से अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। कोई सोचता था 500 वर्षों के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा? माघ मेला केवल कल्पवासियों का मेला होता था, और इस बार माघ मेले में अब तक पौष पूर्णिमा से लेकर के अब तक 21 करोड़ श्रद्धालु गंगा, मां यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगा चुके हैं, आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। हम जिसे अयोध्या कह रहे हैं, जो काशी है, जो मथुरा वृंदावन है, जो प्रयागराज है, ये जो हरिद्वार है, ये जो बद्री विशाल का बद्रीनाथ धाम है, केदारनाथ धाम है, ये मात्र आस्था के केंद्र नहीं है, ये राष्ट्र चेतना के भी केंद्र बिंदु हैं। राष्ट्र चेतना, राष्ट्र यहां से शक्ति प्राप्त करता है, भारत राष्ट्र यहीं से शक्ति प्राप्त करता है। और हमें जब इन आस्था के केंद्रों को हम लोगों ने सम्मान के साथ आगे बढ़ाया है, उसकी विरासत को सम्मानित किया है, उसको संरक्षित करने का काम किया है, परिणाम क्या है? एक बीमारू राज्य उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का ब्रेक थ्रू बन करके आज लगातार प्रगति के एक नए पथ पर अग्रसर होकर के कार्य कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब उत्तर प्रदेश में अराजकता नहीं है, अब दंगे फसाद नहीं है, गुंडागिर्दी नहीं है, यानी न कर्फ्यू न दंगा, और यूपी में है अब सब चंगा। दंगा और दंगाई दोनों गायब हो गए, कर्फ्यू उनमें लग गया, और उस कर्फ्यू को इसलिए लगाने में सफलता प्राप्त हुई है क्योंकि स्पष्ट नीति थी, नियत साफ थी, और उन मूल्यों के साथ जब हम लोग आगे बढ़े, आज परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश केवल एक राज्य नहीं है, यह भारत की आत्मा का केंद्र बिंदु भी है, और उस केंद्र बिंदु को जगाने का कार्य भारत की हमारी ऋषि परंपरा, भारत की आध्यात्मिक परंपरा, भारत के यशस्वी नेतृत्व के मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है।
कारीगर गुलाम बना दिया गया, किसान करदाता बन गया। यानी आश्रम पद्धति से विमुख हुए, गुरुकुलों की परंपरा से विमुख हुए, तो कारीगर हमारा गुलाम बन गया और शासन पे हमारी निर्भरता हो गई, किसान करदाता बन गया, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया। हमें इस बात को याद रखना होगा, एक ग्राम स्वराज की जो अवधारणा है, ये केवल कोरी नहीं है। जब गांव टूटता है तो याद रखना, एक गांव का टूटना ये केवल एक घटना नहीं है। एक गांव टूटता है तो उस गांव के टूटने के साथ राष्ट्र की नींव हिलती है, राष्ट्र की नींव टूटती है। और यही कुछ हमारे साथ हुआ है। भारत को उत्पादकता से उपभोक्ता बनाने का काम औपनिवेशिक कालखंड में हुआ। भारत की अर्थव्यवस्था 400 वर्ष पहले तक 25% वैश्विक अर्थव्यवस्था में थी। आज हम कहां थे? आज से 11 वर्ष पहले भारत दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था मात्र बन के रह गई। भारत की हिस्सेदारी 1947 में आते माते वैश्विक अर्थव्यवस्था में मात्र 2% रह गई। और आज नया भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर करके आया है, क्योंकि आज हमने अपनी विरासत को समझा है, अपनी विरासत पर विश्वास किया है, उस परंपरा को आत्मसात किया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने की दिशा में जब कार्य हुआ है, फिर से भारत एक नई दिशा में आगे बढ़ा है। तो वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां घूसखोर पंडित के निर्माता निर्देशक पर केस, सीएम योगी के निर्देश पर केस दर्ज, हजरतगंज के एसएचओ के ने दर्ज कराया केस। वहीं शांति भंग करने की कोशिश का आरोप भी लगाया गया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर हजरतगंज थाने के एसएचओ ने फिल्म घूसखोर पंडित के निर्माता निर्देशक के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोप है कि फिल्म के माध्यम से शांति भंग करने की कोशिश की गई। पुलिस ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में ये देखा जाएगा कि फिल्म की कहानी या संदेश से किसी प्रकार का सामाजिक तनाव पैदा हुआ या नहीं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा है कि कानून के तहत तुरंत कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। तो वहीं आपको बताते चले, घूसखोर पंडित फिल्म को लेकर अब एफआईआर दर्ज, शांति भंग करने की कोशिश। वहीं घूसखोर पंडित के निर्माता निर्देशक पर यह केस दर्ज किया गया है। तो वहीं घूसखोर पंडित ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं, एक्टर डायरेक्टर को नोटिस, फिल्म मेकर्स कंबाइन ने नोटिस जारी किया। मनोज वाजपेयी, नीरज पांडे को यह नोटिस जारी किया गया है। तो वहीं आपको बताते चले, घूसखोर पंडित एक्टर डायरेक्टर को यह नोटिस बिना रजिस्ट्रेशन के टाइटल क्यों बदला, और साथ ही आपको बता दें बिना रजिस्ट्रेशन के टाइटल क्यों इस्तेमाल किया गया, यह आरोप। वहीं बिना अप्रूवल के टाइटल इस्तेमाल प्रतिबंधित है। जवाब नहीं देने पर कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई है। तो ये आपको बताते चले, घूसखोर पंडित एक्टर डायरेक्टर को नोटिस, मनोज वाजपेयी, नीरज पांडे को यह नोटिस जारी किया गया है। बिना रजिस्ट्रेशन के टाइटल क्यों इस्तेमाल किया गया, आरोप। वहीं फिल्म मेकर्स कंबाइन ने नोटिस भेजा है। वहीं आपको बताते चले, मनोज वाजपेयी, नीरज पांडे को यह नोटिस भेजा गया। घूसखोर पंडित एक्टर डायरेक्टर को यह नोटिस, जहां बिना रजिस्ट्रेशन के टाइटल क्यों इस्तेमाल किया गया के आरोप भी लगे। तो वहीं मैनपुरी में सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों को अपनी बात रखने से रोका जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री को देने के लिए लाई गई पुस्तक की कुछ पंक्तियों को पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके कारण विपक्ष ने वॉकआउट किया। उन्होंने दिल्ली में महिलाओं और बच्चियों के गायब होने की घटनाओं पर प्रशासन की निष्क्रियता की आलोचना भी की। तो वहीं आपको बता दें, सांसद डिंपल यादव का बयान, प्रशासन की निष्क्रियता की उन्होंने आलोचना भी इस दौरान की।
संसद में सभी सांसद बड़ी तैयारी के साथ आते हैं। वे इंतजार करते हैं कि संसद सत्र कब चलेगा, जिससे कि वह कई अहम मुद्दों में बात कर सके। लेकिन जिस तरह का रवैया भारतीय जनता पार्टी का रहा है और लगातार रहा है, पहले तो माइक ऑफ करने का रवैया था, अब संसद में सांसदों को बात ही नहीं रखने दिया जा रहा है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद कुछ भी बोले तो उनके स्पीकर्स कभी ऑफ नहीं करेंगे। जिस तरह की अभद्र टिप्पणी, जिस तरह के अभद्र शब्दों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के सांसद करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी और पार्टी के सांसद इस तरह की भाषा का, क्योंकि संसद में बात नहीं रखने दिया जा रहा था, तो इसीलिए थोड़े सांसद निराश थे और जिसकी वजह से वो वेल के अंदर गए, जिस वजह से उनको कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किया गया है। मैंने पहले भी बोला है कि लगातार इस तरह की कार्रवाई विपक्षी सांसदों के खिलाफ होती रही कि उन्हें अपनी बात सही तरीके से रखने नहीं दिया जाता है और माइक्स भी बंद कर दिए जाते हैं कई बार। ऐसा देखने को मिला, ये सबको पता है। मैं समझती हूँ ये अभी की घटना नहीं है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है इन्हीं नियमों के तहत का काम कर रही है। तो वहीं रायबरेली में सार्वजनिक स्थानों और दीवारों पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विरोध में विवादित और भड़काऊ पोस्टर और बैनर लगाए गए। पोस्टरों में आपत्तिजनक और उकसाने वाले शब्द लिखे होने की जानकारी भी सामने आई है। तो वहीं बिजनौर के मंडावली थाना क्षेत्र में खनन माफियाओं द्वारा थाना प्रभारी को आपको बता दें, गाली गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग करने का वीडियो वायरल हो रहा है। जहां बिजनौर से ये बड़ी खबर जो है सामने आ रही है, जहां वायरल ऑडियो और वीडियो में युवक खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे, पुलिस वर्दी की मर्यादा को ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन सर, ये थाना मंडावली क्षेत्र में जो एक वीडियो वायरल हो रहा है सर, क्या है सर पूरा मामला? देखिए, थाना मंडावली जनपद बिजनौर से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ व्यक्तियों के द्वारा आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। वीडियो का संज्ञान लेकर जांच कराई जा रही है। प्रमाणित तथ्यों के आधार पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई बिहार में लाई जाएगी। तो वहीं लखनऊ के पश्चिमी जोन में डीजीपी और अन्य पुलिस अधिकारियों ने चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ छापेमारी की। कार्यवाही सदरगंज क्षेत्र में कश्मीरी मोहल्ला स्थित अब्दुल हमीद काइट सेंटर पर हुई। वहीं मुख्यमंत्री ने चाइनीज मांझे से हुई मौत के बाद सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अगर इससे किसी की जान जाती है तो इसे हत्या माना जाएगा। हाल ही में हैदरगंज ओवरब्रिज पर एक युवक की मौत चाइनीज मांझे से हुई थी, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हुई। पुलिस ने बताया कि प्रतिबंधित मांझा बेचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। वहीं डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी बाजार खाला और एसएचओ सरायगंज की मौजूदगी में पतंग की दुकानों पर छापेमारी की गई। तो भाई आपको बताते चले, चाइनीज मांझे को लेकर लगातार पुलिस सख्त होती नजर आ रही है। जहां ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं चाइनीज मांझा, सीएम योगी के 2 टूक चाइनीज मांझे को लेकर, जहां चाइनीज मांझे से मौत तो हत्या का केस, हादसा नहीं गंभीर अपराध माना जाएगा। वहीं बेचने वालों पर सीधा एफआईआर दर्ज किया जाएगा। निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा। यूपी में विशेष चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा। चाइनीज मांझा बेचने वालों पर अब कार्यवाही सख्त होती नजर आ रही है, जहां सीएम का मांझे के खिलाफ यह सख्त रुख। देखिए, विगत दिनों में चाइनीज मांझे से कई दुर्घटनाएं की बात सामने आई है और उसको दृष्टिगत रखते हुए समय समय पर जनपदीय पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान चलाए भी जाते हैं। सभी थाना प्रभारी, सभी डीसीपी साहबान को निर्देशित कर दिया गया है और एक विशेष अभियान अगले 3 दिनों के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें चाइनीज मांझे या उससे संबंधित जो मटेरियल है उसके भंडारण, उसकी बिक्री और उसके उपयोग पर जो है कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो इसका उपयोग करता है, इसको बेचता है, इसका भंडारण कर रहा है, उन सभी के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हुए और उन पे रेड करने की कार्रवाई जो है
वो सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है। गई आपके द्वारा क्या कहेंगे, क्योंकि सीएम का यह सख्त आदेश है चाइनीज मांझे के लिए। जी, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसमें सख्त दिशा निर्देश दिए गए थे कि कोई भी जो पतंग की दुकान है वहाँ पे जो चाइनीज मांझा है इसको ना बेचा जाए। लेकिन जहाँ अब जैसे ही उसी के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो अभी दिशा निर्देश दिए गए उसी के पालन में अभी यहाँ पे 2 दुकानों की हमने रेड की, जिसमें पर्टिकुलरली चाइनीज मांझा नहीं लेकिन जो प्लास्टिक का धागा है कि जो नुकसानदायी मतलब हो सकता है उसको बरामद किया है। 15 जनवरी से हम लोगों ने एक अभियान चलाया था जिसमें चाइनीज मांझे का किसी भी प्रकार से अगर उसकी कोई बिक्री करता है, इस्तेमाल करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का अभियान चलाया गया था। 15 तारीख से अब तक ये अभियान लगातार जारी है। 20 दिनों में 8 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं जिसमें भारी मात्रा में बरामदगी भी हुई है अलग अलग प्रकार के मांझे की, और इसमें 13 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, 13 लोगों को अरेस्ट किया गया है। उसके साथ साथ जितना भी मांझा बनाने के कारोबार में लोग हैं उनके साथ थानों में बैठक करके उनको अवगत करा दिया गया है कि किसी भी इस प्रकार का कोई भी मांझा जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकता हो, उनकी जान को खतरा पैदा कर सकता हो, उसका निर्माण नहीं करेंगे, बिक्री नहीं करेंगे, और अगर कोई करता हुआ पाया जाता है तो कठोरतम कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई उसके विरुद्ध सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ साथ उनको यह भी अवगत कराया है कि अगर कोई अन्य व्यक्ति उनकी जानकारी में ऐसा है जो इस प्रकार का व्यापार करता है तो भी पुलिस की जानकारी में लाए। अभी एक अभियान हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में हुई चाइनीज मांझे से कई लोगों की मौत के बाद लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग में साफ तौर पर ये सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि चाइनीज मांझे की बनाई से लेकर उसके बिक्री तक रोक लगाई जाए, जिसके बाद हाई वोल्टेज मीटिंग में सभी जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए हैं। हमारी मौजूदगी लखनऊ के डालीगंज में है, जहां पर अगर बात की जाए तो पतंग विक्रेताओं को ये साफ निर्देश दिए गए हैं कि जो चाइनीज मांझे हैं उनकी बिक्री लगातार रोकी जाए, जिसमें अगर बात की जाए तो जितने भी विक्रेता हैं उनको साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि जो मांझे की जो बिक्री है उस पर साफ तौर पर रोक लगाई जाए, और लखनऊ पुलिस को भी निर्देशित किया गया है कि वो इन सभी चीजों को लगातार देखें और मॉनिटर करें कि किस तरीके से मांझों की बिक्री, हम जो दुकानदार हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके की मांझे हैं और क्या चीजें हैं। अगर बात की जाए, आपकी पुरानी दुकान है और जिस तरीके से मांझों की बात की जाए लगातार मौतों की संख्या बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे कि मांझे से मौत किस तरीके से हो सकती है? भाई ये जो कॉटन होता है, मैं आपको बताऊं, ये बरेली का मांझा होता है जिसको हम लोग कहते हैं 1 2 3 वर्धमान का धागा होता है। ये आप पकड़िए थोड़ा सा और मजबूत पकड़िए, ये देखिए इसमें कोई मजबूती नहीं थी, जरा सा भी कुछ होता है टूट जाता है। चाइनीज मांझा जो होता है वो ऑनलाइन आता है, आप किसी भी उस पे जाइए साइट पे। उत्तर प्रदेश में हुई चाइनीज मांझे से कई लोगों की मौत के बाद लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार। तो वहीं आपकी टीवी स्क्रीन पर बरेली, लखनऊ, सीतापुर, अमेठी की ये तस्वीरें, जहां चाइनीज मांझा शहर शहर चाइनीज मांझे को लेकर कार्यवाही चल रही है। पुलिस लगातार लोगों से अपील करती नजर आ रही है चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करने के लिए। वहीं लगातार दुकानों पर छापेमारी करती नजर आ रही है पुलिस। वहीं लखनऊ में भी छापेमारी लगातार चल रही है। बरेली में लगातार चाइनीज मांझे को लेकर पुलिस की कार्यवाही देखी जा रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के झांसी, एटा और चंदौली में सड़क हादसों ने परिवारों की खुशियों का मातम में बदल दिया है। तो वहीं आपको बता दें, शादी में और साथ ही शादी समारोह में लौट रही बाइक को तेज रफ्तार ट्रक ने आपको बता दें टक्कर मार दी, जिसके बाद एक ही मौत हो गई और जबकि 2 घायल हो गए। एटा में एक मां ने अपनी बेटी की गोंद भराई में जा रही थी, तभी अज्ञात वाहन से टक्कर मारी जिसमें उसकी मौत हो गई। इसी तरह चंदौली में ऑटो को खड़े वाहन ने टक्कर लगी, एक की मौत, 3 घायल, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं। तो वहीं आपको बताते चले हादसे का वार झांसी में भी नजर आ रहा है। साथ ही आपको बता दें झांसी, एटा, चंदौली की ये 3 तस्वीरें, जहां लगातार आपको ट्रक की टक्कर मारने के हादसे नजर आ रहे हैं। तेज रफ्तार का खौफ देखने को मिल रहा है। वहीं तेज रफ्तार लगातार लोगों की जान लेती नजर आ रही है। वहीं एटा, चंदौली और झांसी की ये तस्वीरें, जहां लगातार रफ्तार के चलते कई एक्सीडेंट्स हुए हैं। एक्सीडेंटल सुबह आया था, कितने लोगों को चोट लगी? करीब 5:45 बजे हमारे पास 3 लोग घायलावस्था में आए थे, उनके पति भी साथ थे, एम्बुलेंस के साथ आए थे।
जिनको हमने प्राइमरी इलाज करा के BHO वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। क्या नाम है भैया? नरेंद्र जी कहाँ के हैं? कहाँ पड़ता कटोरा है? विक्रमपुरा के पास। कौन सा थाना है? फतेहपुर। टोड़ी फतेहपुर। अभी क्या घटना हो गई? वो कहाँ हैं आप? बाजारवाड़ा पेट्रोल पंप। क्या घटना हुई? ट्रक वाले ने मोटरसाइकिल निकाल दी, बनाने जा रहे। कौन था मोटरसाइकिल पे आपके साथ? चाचा क्या हालत है आप लोगों की अभी? मम्मी शांत, चाची शांत। क्या हो गया चाची की? चाची खत्म हो गई। क्या नाम था चाची का? राम। कितने बच्चे थे चाची के? 2। कहाँ से आ रहे थे आप? उमरपुरा से। कहाँ जा रहे थे? कटोरा जा रहे थे सिंहेश्वर। जिस ट्रक ने आपको टक्कर मारी है उसका कोई आपको जानकारी है? क्या है? नंबर है सर। नंबर है आपके पास? कहाँ है ट्रक वाला? ट्रक वाला चला गया, ढाल के चला गया। तो आपने फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। बने रहिए RNTV नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।